हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 का इतिहास का तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग बीटीबीसी की बुक से पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है? प्रारंभिक समाज। तो प्रारंभिक समाज के बारे में अब हम लोग को जानना होगा। तो यहाँ देखते हैं कौन सी जो मतलब रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे रितेश? प्रकाश, यह बताओ कि मानव इस धरती पे कैसे आया? तो प्रकाश, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा किसके हैं? प्रकाश के, कि सभी ईश्वर के संतान हैं और उसे धरती पर भेजा गया है। रितेश, लेकिन हमने तो कल अखबार में पढ़ा कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई थी, फिर छोटे जीव से बड़े बड़े जीव का विकास हुआ और मानव का भी। प्रकाश, तब हमारे पूर्वज कौन थे? देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था? अब हम लोग चैप्टर पर देखते हैं। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है, मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे हम लोग परिचित हैं। उससे हम लोग क्या है? परिचित हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? आज जैसे हम लोग रहते हैं उससे सब लोग तो परिचित हैं। लेकिन हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कैसे रहते थे, क्या ये किसी को पता है? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी। उस समय क्या थी? दुनिया भर में कहीं खेती नहीं होती थी, ना ही गांव था ना ही शहर। आज से लगभग 150 वर्ष पहले आज से लगभग 150 वर्ष पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आराम से ही जीवन था। 150 साल पहले लोग क्या मानते थे? कि पृथ्वी पर आराम से ही जीवन था। पेड़ पौधे मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और इसका स्वरूप धीरे धीरे बदल गया। क्या हुआ? वैज्ञानिक ने खोज की कि इसकी जो पृथ्वी पे जीवन था वह करोड़ वर्ष पहले उत्पत्ति हुई थी और धीरे धीरे इसका जो स्वरूप था बदलते गया। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। जो मनुष्य जिस रूप में है वो लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? जो आरंभिक मानव था उसके बारे में जानकारी कैसे मिली? हजारों साल पहले जो लोग रहते थे हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक से तो नहीं जानते हैं। लेकिन उस समय की बची हुई चीजों को देख और अपनी समझ बूझ को कुछ लगा अनुमान जरूर कर सकते हैं। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक से नहीं जानते हैं। लेकिन उस समय की बची हुई चीजों को देखकर, जो अवशेष मिलते हैं देखकर अपनी सूझबूझ से उसका कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार, कलाकृति एवं उनके निवास स्थान का जो पता लगाया है वह सहायक है। मतलब जानने के लिए क्या सहायक है? तो जो पुरातत्ववेत्ता औजार और कलाकृति और उनके निवास जो पता लगाए हैं उससे हम लोग को जानने में सहायता मिलती है। इस विषय में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। उस समय के लोगों का जीवन शैली को जानने के लिए और आज के माहौल में रहे शिकारी समाज के लोग विद्वान को अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगह पर शिकारी समाज लोग रहते हैं। भारत, केरल, आंध्र और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। भारत में आरंभ मानव कहाँ रहते थे? आरंभिक काल में जो भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को आती कई मानव बस्तियां मिली। पुरातत्ववेत्ताओं को क्या हुआ? कहती थी कई बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में काले गोले वाले स्थान वही है। दिए गए मानचित्र में मतलब जो ये मानचित्र है इसमें जो काले गोले वाले जो स्थान है वो वही है। इन सभी स्थानों से शिकारी मानव के कई निशान मिले। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ मेहरगढ़ हो गया, घोड़ी हिल है, बहुत सारे जो स्थान है हम लोग देख सकते हैं। भीमबेटका है, आदमपुर है, महानदी है। इस तरह से जितने काले स्थान है यहाँ पे मानव के अवशेष मिले हैं। जैसे
पत्थर के औजार, गुफाओं पे बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफाओं ही उनका बसेरा था। गुफा क्या था? उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंटघाट और महेश्वर उन स्थानों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों किनारे पाई जाती हैं। कई क्या है? पुरास्थल नदियां झीलों किनारे पाए गए हैं। आरंभिक मानव की जीवन शैली, आरंभिक मानव की जो जीवन शैली है वो क्या है? दुनिया में लोग जगह जगह वे जंगलों में 20-30 लोग के टुकड़े में के झुंड में रहा करते थे। पहले क्या था कि लोग जंगल में 20-30 के झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली फलों को पेड़ों के फलों को तोड़ लाते थे। पौधे की मिट्टी, रस और कंदमूल खोदते लाते थे और जंगलों में अपना आप उसे जंगली अनाज को काट रहे थे। वे ज्यादातर कंद फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनके मुख्य भोजन नहीं थे क्योंकि उन लोगों के जो औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बड़ी मुश्किल रहा होगा। दूसरी बात है कि जानवर उससे ज्यादा शक्तिशाली और तेज भी होते थे। तो उस समय के जो लोग थे जंगलों से कंदमूल फल खाते होते थे और थोड़ा बहुत मांस भी खाते थे। मांस जो है उनका मुख्य भोजन नहीं था क्योंकि उनके औजार से उस समय जानवरों का शिकार करना आसान नहीं था। आरंभिक मानव को पहनने आरंभिक मानव को पहनने की चीजों ये जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे। वो क्या करते? जानवरों की खाल पहनते थे। पेड़ की पत्तियां और छाल से शरीर ढकते थे। पेड़ की पत्तियां और छाल से क्या शरीर ढकते थे? वो या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियां और पत्तियों से छोटी झाड़ियां खड़ी करके रखते थे। क्या करते थे कि पहाड़ की गुफाओं में रहते थे या पेड़ की डालियां या पत्तियों की छोटी झोपड़ियां खड़ी करके डाल लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। वे लोग क्या थे? आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में चूल्हे मिले। उनके घर में क्या मिले? चूल्हे। इससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। इससे क्या पता चला कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोग के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। झुंड में क्या होते हैं? महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते थे जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठे करते थे। पुरुष क्या था? शिकार के लिए जाते थे और महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करते थे। समूह के लोग बच्चे को खास कर समूह के लोग क्या करते हैं? बच्चे खास कर बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ शिकार करते थे। आरंभिक लोग क्या करते थे? साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। जो समूह में जब शिकार करते थे तो सब लोग एक साथ समूह में शिकार करने जाते थे और जो मिलता था उसे मिल बांट के खाते थे। यह बहुत जरूरी था क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं होता नहीं था। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका भरोसा तो पक्का नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्र में थे। उस समय लोगों के कई समूह क्या थे? अलग अलग क्षेत्र में। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था। मुख्य काम क्या था? भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त होता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आरंभिक मानव के जीवन में महत्वपूर्ण पक्ष। आरंभिक मानव के जीवन क्या है? महत्वपूर्ण पक्ष। इधर उधर घूमना। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते थे। जो आरंभिक मानव थे वो क्या थे? एक सीमित क्षेत्र में घूमते फिरते थे। यह दायरा उनके निवास स्थान के चारों दिशाओं में होता था। यह जो दायरा था उनके चारों निवास स्थान के चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे मोटे समूह में बट कर चारों दिशाओं में जाते थे। ये लोग क्या था? छोटे मोटे समूह में बट कर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। इसके पीछे क्या होती थी? निश्चित वजह। जैसे एक खास क्षेत्र में फल, पौधे और जानवरों की संख्या और उपलब्ध
सीमित रहती थी। क्या थी कि एक क्षेत्र में, खास क्षेत्र में फलों और पौधे और जानवरों की संख्या क्या थी, सीमित थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। क्या करते थे? भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों का शिकार करने के लिए क्रम में भी उसके पीछे पीछे चल जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधे में फल फूल आने का मौसम पता था। उन लोगों को क्या था? पेड़ में फल फूल आने का मौसम पता था। इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। क्या था कि उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों, नदियां, झीलों आदि सूख जाने के कारण पानी की तलाश में रहने जाते थे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही करते थे। वे लोग अपनी यात्रा क्या करते थे? पैदल करते थे। आरंभिक मानव के औजार। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे वह औजार थे, जरा सोचे। अब कैसे कैसे औजार थे ये देखिए। तो उनके पास लोहा, तांबा जैसी धातु के बने के बारे में लोगों को पता नहीं था। उन लोगों को क्या था? लोहा, तांबा और धातु के बारे में पता नहीं था। अतः उनके पास मिलने वाले पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग, पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों के नुकीले बनाकर वे औजार बनाते थे। वो क्या बनाते थे? उन्हें लोहा और तांबा के बारे में पता नहीं था, इसलिए पत्थर, लकड़ी, जानवरों के हड्डी और सींग से नुकीली करके औजार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिस कर नुकीला और धारदार बनाते थे। पत्थर के टुकड़े क्या करते थे? घिस के धारदार और नुकीला बनाते थे। साथ ही वह हाथ से पकड़ने लायक औजार को बनाते थे। क्या करते थे? हाथ से पकड़ने लायक औजार को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए। धीरे धीरे क्या हुए? तो वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़े को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए कोई अलग कारीगर नहीं था। उस समय क्या था कि औजार बनाने के लिए कोई अलग कारीगर नहीं था। ये लोग खुद औजार बनाते थे। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के बीच औजारों का उपयोग शिकार, पेड़ों को काटने, उनकी छाल छीलने, जानवरों की खाल उतारने, पहनने लायक बनाने आदि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं बनाते थे। वे क्या करते थे? लकड़ी, सीप, हड्डी और हाथी दांत की मालाएं बनाते थे। चित्र एवं नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाते। शिकारी लोग क्या करते हैं? दीवार गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाते थे। वे रंगीन चित्र पत्थर को घिस कर रंग तैयार करते थे। वे क्या करते थे? पत्थर को घिस कर रंग तैयार करते थे। बांस के वृक्ष से चट्टानों की चित्रकारी करते थे। बांस के वृक्ष से क्या करते थे? चट्टानों की चित्रकारी। इन लोगों द्वारा बनाए चित्र भीमबेटका की गुफा में पाए गए। इन लोगों द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो भीमबेटका की गुफा में पाया गया। चित्र में ज्यादातर पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन आदि के थे। जो चित्र थे पशु के थे, बैल, गाय, भैंस, हिरन आदि के थे। चित्र के बनाने के अलावा इनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज थी, नाच। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। पैसरा का शोषण परीक्षण। पैसरा पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। पैसरा क्या है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार मिले। यहाँ से जो फ्रांस, यूरोप में पाए जाने वाले जो आरंभिक मानव के औजार थे, उसी तरह के औजार मिले। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। पैसरा क्या था? आवास और निर्माण स्थल। जिस काल के मानव के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोग जिस काल के मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में पत्थर का जो स्थान था बहुत महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि पत्थर की गुफाएं, उनके औजार, उनके आभूषण क्या प्रयोग करते थे? क्या करते थे? पत्थर की गुफाएं में रहते थे, उस औजार का ही उपयोग करते थे और आभूषण भी पाते थे। अतः इस काल में पुनर्विद ने पाषाण काल का नाम दिया। इस काल के को पुनर्विद ने क्या किया? पाषाण काल का नाम दिया। ये सब पत्थर के औजार हैं जिसका उपयोग क्या करते थे? मध्य पाषाण या नव पाषाण काल के जो औजार हैं। औजार बनाने के तरीके और जीवन शैली में आए परिवर्तन के परिणाम प्रमाण मिले हैं। औजार बनाने के जो तरीके हैं और जीवन शैली में आए जो परिवर्तन है, तो जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है।
पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल, आरंभिक चरण को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह लगभग 20 लाख साल से 14,000 ईस्वी पूर्व तक था। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस समय के जो लोग थे क्या करते थे? शिकार और भोजन संग्रह के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में शुरू हुआ। आग का आविष्कार और अस्थायी आवास क्या हुआ? इसी काल में शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में पर्यावरण बदलाव आए। इस काल में क्या हुआ? पर्यावरण बदलाव आए। वातावरण में गर्मी बढ़ी जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़ों जैसे अनाज स्वयं हुआ है। इस काल में क्या हुआ कि वातावरण थोड़ा गर्म हुआ और इसके कारण गेहूं, जौ, मड़ों जैसे अनाज स्वयं हुआ है। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। कई क्षेत्रों में क्या हुआ? घास वाले मैदान भी बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। जब घास बढ़ गया तो शाकाहारी जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए। इस तरह क्या हुआ कि लोगों को पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए जिससे लकड़ी पर लगा कर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब क्या हुआ कि जो अच्छे औजार बने उसे लकड़ी के लगा के इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। यह लगभग 1400 ईस्वी से 8000 ईस्वी तक पूर्व तक थी। जो मध्य पाषाण काल है 14,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक की थी। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से आता है। जो पाषाण काल का अंतिम चरण है वह नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन में रहन सहन तथा कला कौशल में बदलाव है। इस तरह के जो मानव के रहन सहन और जीवन था कला कौशल में बदलाव आया है। इसके विषय में हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। जो नव पाषाण काल का जो काल था इसका काल 8,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।